चलें आज फिर हम इसी हवाले से, क्योंकि हमारे पास टाइप 1 के 2 पेशेंट्स हैं, तो टाइप 1 पे थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ डायबिटीज़ कि इसको किस तरह गुस्से को, परेशानी को, टेंशन को, डिप्रेशन को किस तरह दूर करना है, क्योंकि ये शुगर के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। जब आप टेंशन लेते हैं या स्ट्रेस लेते हैं किसी चीज़ की तो आपकी शुगर बढ़ जाती है, और उसको कंट्रोल किस तरह करना है, किस किस चीज़ की परेशानी हो सकती है एक शुगर के मरीज़ को और कैसे कंट्रोल करना है। टाइप 2 के हवाले से हम बहुत बातें बीच में करते रहेंगे, खासतौर पर डाइट के हवाले से और एक्सरसाइज के हवाले से, वो सबके लिए मुश्तरका बात होगी। और बीच में मैं वेलकम करूँगी आप लोगों के जो भी सवाल आपके जहन में हो, आप सोच के आए होंगे कि सेशन में क्या चीज़ हमें पता चलने वाली है, उस हवाले से कोई सवाल आपके अपने हो तो आप सवाल पूछिए, डॉक्टर काबर और मैं और सब हम आपको जवाब देंगे। फिर डॉक्टर सदाकत एंड में वो खुद भी तशरीफ लाएंगे, वो भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे। आज मैंने तो एक सवाल काफ़ी अच्छे से शायद सब सवाल पूछा करते थे, तो उस बारे में सोच कर आई थी कि उस पर बात करनी है, फिर आगे और बातें निकलती हैं कि इंसुलिन लेने से वज़न बढ़ जाता है। आप अभी इंसुलिन नहीं लेते, लेकिन टाइप 2 में भी कुछ सालों के बाद ज़रूरत पड़ सकती है इंसुलिन की, जैसे शायद साहब आप इंसुलिन लेते हैं, ये भी टाइप 2 डायबिटिक है, हमारे मॉडर्न डायबिटिक है। इंसुलिन लेने से वज़न बढ़ जाता है, तो कुछ लोगों को इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि वज़न क्यों बढ़ रहा है और उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। जब ये बच्ची का तो वज़न मुझे लग रहा है कि कम है, और जब शुगर का पता चला होगा उस वक्त ये और भी दुबली होगी। अब थोड़ी सी बेहतर हो गई है सेहत, इंसुलिन लगाने से बेहतर हो जाती है। उसकी वजह ये है कि इंसुलिन ना सिर्फ हमारे जिस्म में ग्लूकोज को अपने ज़रूरी मकाम तक पहुंचाती है, जहां पे ग्लूकोज ने इस्तेमाल होना है, पट्ठों में, जिगर में और जगह पर जहां ज़रूरत है इंसुलिन वहां पहुंचाती है। उसके अलावा इंसुलिन का एक काम ये भी है कि वो जिस्म में प्रोटीन को और फैट को भी डिपॉजिट करती है। उस वजह से ये होता है कि थोड़ा सा वज़न बढ़ जाता है। अब वज़न बढ़ना किसी को भी पसंद नहीं है, और जब वज़न बढ़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे शुगर भी अनकंट्रोल हो जाती है, कपड़े भी बार-बार सिलाने पड़ते हैं, देखने में भी अच्छे नहीं लगते और इस तरह। तो उसका क्या हल किया जाए? वैसे ये मैंने सर्च करने की कोशिश की कि कितने यूनिट इंसुलिन से कितने पाउंड वज़न बढ़ता है, लेकिन वो कोई एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मिली, क्योंकि वो हर किसी की जिस्मानी साख के मुताबिक अलग अलग रिस्पॉन्स होता है हर एक। जनरली जो मैंने देखा है बहुत से लोगों से मैंने इस टॉपिक पर बात की, जब इंसुलिन स्टार्ट करते हैं तो विदिन अ ईयर आप 7-8 kg गेन कर लेते हैं, 16-17 पाउंड, और फिर आप उसके बाद इतनी एफर्ट करके और उसको कम किए गए वो 2-2.5 kg ही कम होता है, सारा वापस ही है। अच्छा, इसमें जो है इट इज अ स्टीरॉयड जी, एनाबॉलिक है तो स्टीरॉयड है, वजन बढ़ाता है, मसल मास बढ़ाता है और फैट्स डिपॉजिट भी बढ़ाता है। बस आई थिंक जो आपकी जो शुगर में चल रही है, अगर मैं फाइंड रॉन्ग, जो पेशाब में ज़ाया हो जाती है वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू होती है, इज़न्ट इट सो? जो ग्लूकोज पहले इस्तेमाल नहीं हो रही थी, अब वो भी आपकी बॉडी में इस्तेमाल होती है, और जो ज़रूरत से ज़ायद होती है वो फिर फैट्स में कन्वर्ट होकर स्टोर होती है। जो पहले मेरी ज़रूरत से ज़्यादा जो शुगर थी जो इस्तेमाल नहीं हो रही थी वो कहाँ जा रही थी? वो थ्रू यूरिनेशन ज़ाया हो रही थी, या फैट में कन्वर्ट होकर जिस्म में स्टोर हो रही थी। फैट में कन्वर्ट होकर फिर ज़ाया हो रही थी? नहीं, फैट होके आपके जिस्म पे जम गई है, मतलब पेट पे यहाँ पे लगी, जब पेशाब में निकल गई वो तो उस वक्त में मतलब मेरे कपड़े लूज होने शुरू हो गए थे जब ज़्यादा अनकंट्रोल थी, तो उसमें वेट लूज होता है। मैं वो बेल्ट के जो सुराख होते हैं ना वो आखिरी पे पहुंच गया, इसके बावजूद वो लूज हो गए। चलो वो मैं अभी इसके बाद ना कोई 5 मिनट जो मेटाबॉलिक रेट मैंने लास्ट टाइम बताया था, थोड़ा सा उसके और मजीद इनके शफाफ करूँगा मैं, एक दफ़ा ये हो जाए फिर आखिर में कोई। अच्छा, इसमें बहुत सादा से 5 पॉइंट हैं जिनको अगर ख्याल रखा जाए तो इंसुलिन के इस्तेमाल के साथ भी आप अपना वज़न मेंटेन रख सकते हैं, जितना आपके कद के और आपकी उम्र के लिहाज से मुनासिब वेट है उतना ही रहेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कैलोरीज काउंट करें जब खाना खाते हैं। डायबिटीज़ हर कोई खाना खाता है और हर किसी को बैलेंस्ड खाना ही खाना चाहिए, लेकिन जब डायबिटीज़ हो जाती है यानी शुगर हो जाती है तो ख़ास तौर पे ये ख्याल रखना पड़ता है कि कितनी कैलोरीज खा रहे हैं एक दिन में, और उस कैलोरीज का कितना हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं यानी नशास्ता, कितना हिस्सा प्रोटीन से ले रहे हैं, कितना हिस्सा फैट से ले रहे हैं।
ये जो कैलोरीज को काउंट करना है ये डिसिप्लिन भी लेके आता है और ये आपकी ब्लड शुगर को भी मेंटेन रखता है, आपके वजन को भी मेंटेन रखता है। कैलोरीज के बारे में एक रफ सा एस्टिमेट ये है कि खवातीन को एक दिन में 1500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है 24 घंटे में, मर्दों को 1800 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। फिर जो लोग फिजिकल लेबर कर रहे हैं यानी मजदूर हैं और मेहनत वाला कोई काम कर रहे हैं तो उनको 2000 से 2500 कैलोरीज तक की भी ज़रूरत हो सकती है। बच्चों की ग्रोइंग एज में रिक्वायरमेंट फ़र्क होती है, उनको भी ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती है क्योंकि वो बढ़ रहे हैं, उनका जिस्म की ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं, फिज़िकली एक्टिव लोगों की ज़्यादा होती हैं। जो लोग प्रेगनेंसी में और दूध पिलाने के दौरान इसमें भी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन ऑन द एवरेज ख़वातीन को 1500 और मर्दों को 1800 कैलोरीज एक दिन में चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा कैलोरीज लेंगे, जब आप इंसुलिन लेना शुरू करते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरी ब्लड शुगर तो कंट्रोल हो गई है, खाना थोड़ा सा ज़्यादा भी खा लूँगा तो इंसुलिन 2-4 यूनिट फालतू लगा के वो ब्लड शुगर तो कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन उसमें होता ये कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हैं, आप खाना ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से वज़न बढ़ने लग जाता है। तो अपनी कैलोरीज को कट करना है, काउंट करके कि एक दिन में कितनी खा रहे हैं। आप अपने फ्रिज में चीज़ें ही वो रखें जो आपके लिए खाना बेहतर है, यानी फ्रिज में आप चॉकलेट और टॉफ़ियाँ और केक्स वगैरह मत करें, जब वो घर में मौजूद होंगी तो आपका खाने का दिल करेगा। आप अपने फ्रिज में सब्जियां रखें, ताज़ा फल रखें, बहुत ज़्यादा कोक और ये जूसेस से फ्रिज को ना भरें, पानी रखें ठंडा पीने के लिए, ताकि जो चीज़ आपको नज़र आएगी ना फिर आप वो ही इस्तेमाल करें। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग, ये मैंने एक जगह पढ़ा, ये तो बड़ी काम की बात थी कि अगर आप खाली पेट शॉपिंग करने जाते हैं ना खाने पीने की चीज़ों की ग्रोसरी, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें भर लेते हैं अपनी ट्रॉली। इसलिए अगर खाना खाने के बाद जाएंगे ना, पेट भरा होगा, नीयत भी भरी होगी, तो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही आप लेके आएंगे। कहते हैं कि लिस्ट बना के आप बिल्कुल, वो ताकि फालतू चीज़ें और प्रोसेस्ड फूड और ये जो चिप्स और कैंडीज़ और इस तरह की चीज़ें जो वज़न बढ़ाती हैं और जिनमें ग़िज़ाई तौर पर वो इतनी ज़रूरतमंद चीज़ें नहीं हैं, वो फालतू चीज़ें हम ज़्यादा भर लेते हैं और जब घर में आ जाती हैं तो फिर इनको इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अगर कोक आपने बहुत ज़्यादा अपने फ्रिज में रखी हुई है, बेशक मेहमानों के लिए रखी हुई है, लेकिन आप खुद भी गाहे बगाए कोक पीते रहेंगे जिसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज हैं, इतना मीठा है। ड्रिंक्स के बारे में ये है कि एक कोक या एक पेप्सी के कैन में इतनी चीनी होती है जितनी 10 चमचे चीनी, 10 चाय की चमचियाँ चीनी एक कैन में डलती हैं, इतना ज़्यादा ऐसे हम 10 चम्मच चीनी नहीं खा सकते। नहीं खा। इसमें एक बड़ा पहलू ये है कि डाइट का कॉन्सेप्ट जो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये डाइट कोक और डाइट मिठाइयाँ और डाइट आइसक्रीम और ये चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, ये ज़्यादातर जो है मार्केटिंग के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स की कैंपेन के लिए ये ज़्यादा है, ये भी इतनी अच्छी नहीं है। डाइट कोक का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप महीने में 2 दफ़ा या किसी शादी पे या किसी तकरीब में या किसी दावत में जाते हैं जहाँ एक सोशल मजबूरी होती है कि जी आप सब लोगों के साथ आपने लेनी है, तो वहाँ आप डाइट कोक या स्प्राइट ज़ीरो का इस्तेमाल करें। हर रोज़ घर पे इस्तेमाल करने के लिए ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि जिनकी कैलोरीज ज़ीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ कैलोरीज ज़रूर होती हैं, बेशक नॉर्मल कोक से वो बहुत कम होती हैं, लेकिन फिर भी रोज़मर्रा का इस्तेमाल नुकसानदेह है।